दोस्तों, आपने ड्राइवरलेस सेल्फ ड्राइविंग कार वेमो के बारे में तो सुना ही होगा। इसे 15 साल पहले यानी 2009 में गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था। अक्टूबर 2020 में वेमो पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने ड्राइवरलेस टैक्सी सर्विस प्रदान की। वेमो करंटली अमेरिका के फिनिक्स, एरिजोना, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को में कमर्शियल रोबो टैक्सी सर्विसेज प्रदान करता है और जल्द ही ऑस्टिन शहर में भी अपनी सर्विसेज ला रहा है। वेमो कार मार्केट में मौजूद ज्यादातर सेल्फ ड्राइविंग कार से अलग है, क्योंकि बाकी के सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एक ड्राइवर की जरूरत होती है जो पूरा ध्यान देता है, और जब भी कार किसी ऐसी स्थिति का सामना करती है जिसे वह संभाल नहीं सकती तो उसे संभालने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वेमो फुली ऑटोनोमस टेक्नोलॉजी से लैस है, जैसे रेडार, कैमरा और लाइडार जैसी टेक्नोलॉजीज, जो इसे ड्राइवरलेस बनाती है। फिर भले ही पैसेंजर्स को ड्राइविंग आती भी ना हो, वो पीछे बैठकर राइड का आनंद ले सकते हैं। तो क्या वाकई सेल्फ ड्राइविंग कार्स में हम फुली ऑटोनोमस लेवल अचीव कर चुके हैं? सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑपरेट कैसे करती हैं और ऐसी क्या क्या चैलेंजेस हैं जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में अभी भी मौजूद हैं? इस विषय पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसे ऑटोनोमस कार, ड्राइविंगलेस कार, रोबो टैक्सी, रोबोटिक कार या रोबो कार भी कहते हैं, ये ऐसे कार्स होते हैं जो कम या बिना किसी ह्यूमन इनपुट के ऑपरेट कर सकते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम्स यानी एडास पर रिसर्च एंड टेस्टिंग कम से कम 1920 के दशक से किया जा रहा है, और पहला एडास सिस्टम था क्रूज कंट्रोल, जिसे 1948 में इन्वेंट किया गया था। तब से अब तक ऑटोनोमस में काफ़ी एडवांसमेंट आ चुकी है। अगर हम ड्राइविंग ऑटोमेशन की बात करें तो इसे SAE J3016 स्टैंडर्ड्स को यूज करके मेजर किया जाता है, जिसे SAE लेवल्स भी कहा जाता है। टोटल 6 SAE लेवल्स होते हैं, लेवल 0 से लेवल 5 तक। लेवल 0 में कोई ऑटोमेशन नहीं होता है। लेवल 1 को ड्राइवर असिस्टेंस कहते हैं, जिसमें व्हीकल स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन में ड्राइवर को असिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग को कार कंट्रोल करती है, लेकिन इसमें साइमल्टेनियस कंट्रोल नहीं होती है। वहीं लेवल 2 में पार्शियल ऑटोमेशन होता है। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा ड्राइविंग ऑटोमेटेड फंक्शंस एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ड्राइवर फुल्ली एंगेज रहता है। लेवल 3 में कंडीशनल ऑटोमेशन होता है, जिसमें कुछ सिचुएशंस में व्हीकल खुद ब खुद ड्राइव कर सकती है, लेकिन इसमें ड्राइवर को अटेंटिव रहना पड़ता है और किसी भी समय इसे संभालने के लिए तैयार रहना पड़ता है। लेवल 4 को हाई ऑटोमेशन कहते हैं। इसमें व्हीकल सेल्फ ड्राइव कर सकती है और फुल्ली ऑटोनोमस होती हैं कई कंडीशंस में, लेकिन सब में नहीं। और लेवल 5 को फुल ऑटोमेशन कहते हैं, जो कि फुल्ली ऑटोनोमस होता है सभी कंडीशंस में। और जिस वेमो रोबो टैक्सी की बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में की थी, वो SAE लेवल 4 की ऑटोमेशन प्रदान करती है। यानी हमने अब तक कोई भी ऐसी कार नहीं बनाई है जिसने SAE लेवल 5 की फुल्ली ऑटोनॉमी अचीव की हो। हालांकि इलॉन मस्क ये दावा कर रहे हैं कि उनकी टेस्ला आने वाले समय में SAE लेवल 5 पर होगी। और दोस्तों, आपने कमेंट करके मुझे ये बताना है कि मौजूदा टेस्ला ऑटो पायलट कौन सी SAE लेवल पर क्लासिफाइड है। देखा जाए, कई कंपनीज ऑलरेडी फुल्ली ऑटोनोमस यानी लेवल 5 कार्स की टेस्टिंग जोरों शोरों से कर रही हैं, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि मौजूदा ऑटोनोमस लेवल 4 कार्स में क्या क्या चैलेंजेस हैं, और ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ऑटोनोमस कार्स काम कैसे करती हैं। सेफली ऑपरेट करने के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स को सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, दूसरे व्हीकल्स, पैदल यात्रियों, सड़क की आकृति और बाकी के सभी चीज़ों को समझने की आवश्यकता होती है, जिन्हें ह्यूमन ड्राइवर्स ये तय करते समय ध्यान में रखते हैं कि उन्हें कैसे चलाना है, कब स्पीड बढ़ानी है और कब ब्रेक लगाना है। लेकिन सवाल है कि मशीनें ह्यूमन विजन की नकल कैसे करती हैं? तो जवाब है कि वे मेनली 3 प्रकार के सेंसर्स और इमेज टेक्नोलॉजीज के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। वो है रेडार, लाइडार और कैमरा। रेडार यानी रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स के पल्सेस को ट्रांसमिट किया जाता है, जो ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस से रिफ्लेक्ट होता है, और इस रिसीविंग टाइम को मेजर करके डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। रेडार की खास बात यह है कि ये सैकड़ों गज की दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को पहचान सकता है और उनके साइज और स्पीड का पता लगा सकता है। लेकिन इनकी लिमिटेशन ये है कि रेडार टेक्नोलॉजी डिटेलिंग्स को नहीं देख सकती है और बहुत कम रेजोल्यूशंस में इमेजेस को इंटरप्रेट करती है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिटी का पता नहीं लगा सकती है, या कहूँ कि ये ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। दूसरा है लाइडार, यानी लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग,
जो कि लाइट पल्सेस का इस्तेमाल करती है एनवायरनमेंट को स्कैन करने के लिए। लाइडार हर सेकंड में लाखों लेजर सिग्नल्स भेजता है, जो फिर ऑब्जेक्ट्स के सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर एक रिसीवर तक पहुंचता है, जो कार के आसपास के सराउंडिंग्स का 3D मॉडल बनाता है। लाइडार की खास बात यह है कि लाइडार रेडार से हायर रेजोल्यूशन में देख सकता है। ये यह जानने में कैपेबल है कि कोई पैदल यात्री आगे की ओर देख रहा है या पीछे की ओर, या कोई 2 पहिया वाहन बाइक है या साइकिल, जिससे कार का AI सिस्टम बेहतर ढंग से ये प्रेडिक्ट कर सकता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करेगी। लेकिन इनकी लिमिटेशंस ये है कि लाइडार काफ़ी महंगा होता है और इनमें मूविंग पार्ट्स होता है, क्योंकि इनके सेंसर्स स्पिन करते हैं, जिससे डिपेंडेंसीज और मैकेनिकल फेलियर का चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लाइडार वेदर कंडीशन से भी प्रभावित होता है और ये फॉग या डस्ट कंडीशंस में अच्छी तरह से काम नहीं करता है, जिससे लाइडार टेक्नोलॉजी से लैस वाहनों के लिए एक सेकेंडरी सेंसर की जरूरत पड़ जाती है। तीसरा है कैमरा। सेल्फ ड्राइविंग कार्स हाई रेजोल्यूशन में देखने के लिए कैमरा टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं। कैमरा का यूज रोड साइंस और मार्किंग्स को पढ़ने के लिए किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स के चारों ओर कई प्रकार के लेंसेस लगाए जाते हैं, जो क्लोजअप सराउंडिंग्स के वाइड एंगल व्यूज और आगे की चीजों के लॉन्गर और नैरोवर व्यूज प्रदान करते हैं। व्हीकल के सराउंडिंग्स का एक्यूरेट व्यू पाने के लिए कैमरा सबसे अच्छा तरीका है और वे हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेज ऑफर करते हैं। लेकिन इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, और वो ये है कि कैमरास भी सभी वेदर कंडीशंस में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं, जैसे कि फॉगी या हेवी रेनी सिचुएशंस में। और रेडार और लाइडार के विपरीत, जो ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस का एक न्यूमेरिक डेटा प्रोवाइड करता है, कैमरा टेक्नोलॉजी स्टीरियो विजन या फॉरवर्ड फेसिंग कैमरा सिस्टम के जरिए एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके दूरी का पता लगाती है। बात करें कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स चलती कैसे हैं, तो एक सेल्फ ड्राइविंग कार ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना नेविगेट और ड्राइव करने के लिए कई एडवांस टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके काम करती है। ये अपने सराउंडिंग्स को समझने और रोड, ट्रैफिक और एनवायरनमेंट पर डेटा इकट्ठा करने के लिए कैमरा, लाइडार, रेडार और GPS सहित कई अन्य सेंसर्स के कॉम्बिनेशन को यूज करती है। इस डेटा को कार की परसेप्शन सिस्टम द्वारा प्रोसेस किया जाता है, जो सराउंडिंग्स का एक रियल टाइम मॉडल बनाता है, ऑब्जेक्ट्स और उनकी मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है और रोड साइंस और लेन्स की भी पहचान करता है। इस जानकारी के आधार पर कार का कंट्रोल सिस्टम स्टीयरिंग, एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग और अन्य ड्राइविंग एक्शंस के बारे में डिसीजन लेता है। ये डिसीजन नेविगेशन और पाथ प्लानिंग सिस्टम द्वारा गाइड किए जाते हैं, जो मैप्स और एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं ताकि वे ऑप्टिमल रूट निर्धारित कर सकें और बदलती परिस्थितियों के अनुसार एडजस्ट हो सकें। सेफ्टी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कार दूसरे व्हीकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंसरी डेटा को एनालाइज करने और कार की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज को बेहतर बनाने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। पूरे सिस्टम्स को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स का पालन करके सेफ और रिलायबल ऑटोनोमस ड्राइविंग इंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर बात की जाए चैलेंजेस की, तो कई सवाल अभी भी बने हुए हैं कि खराब वेदर कंडीशंस में, जैसे कि रेनी या फॉगी डे में, या मान लो सड़क पर स्नो पड़ी है या डिवाइडर ठीक से नहीं दिख रहा है, तो उस सिचुएशन पर ये कैसे नेविगेट करेगी, या अगर लेन मार्किंग्स मिट चुकी है तो ये लेन मेंटेन कैसे करेगी, और ये भीड़भाड़ में दूसरे गाड़ियों के साथ तालमेल कैसे बिठाएगी, खराब या मिसिंग ट्रैफिक सिग्नल्स पर ये क्या डिसीजन लेगी। इसके अलावा रोड ऑब्स्टेकल्स, फ्लॉड मैप्स और अनगिनत महत्वपूर्ण मामलों को संभालना, जैसे कि दुर्घटना स्थल पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे पुलिस अधिकारी के निर्देशों का पालन करना, इस तरह के मामलों पर इसकी क्या स्थिति होगी। ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ही कई और सेफ्टी और सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो ड्राइवरलेस कार्स के लिए एक चैलेंजिंग हैं, जिस वजह से इन्हें कुछ ही सिटीज में, वो भी कुछ अलाउड एरियाज में ही ऑपरेट करने की मंजूरी मिली है। लेकिन वहीं अगर ऑटोनोमस कार से होने वाली बेनिफिट्स के बारे में बात करें, तो कंपनीज का कहना है कि हर साल दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट्स के कारण 13.5 लाख से ज़्यादा मौतें हो रही हैं, जिनमें 94% ह्यूमन एरर की वजह से होती है। ये ऑटोनोमस कार्स उसे सुधारेगी। सेल्फ ड्राइविंग कार्स विकलांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। रोबो कार्स की बदौलत लंबी यात्रा करने वाले व्यक्तियों को सड़क पर कंसंट्रेट करने में घंटों खर्च नहीं करना पड़ेगा। वे ट्रैवल टाइम में अपना इंपॉर्टेंट काम या लेजर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स पार्किंग इनकन्वीनियंस को दूर करता है और इनसे ट्रैफिक रूल्स भी ठीक से फॉलो होंगी। लॉन्ग टर्म में फ्यूचर ऑटोनोमस कार्स का ही है। यही कारण है कि वेमो यूएस के 3 शहरों में
अपनी रोबो टैक्सी सर्विसेज देने में सफल रहा है और आने वाले समय में कई और शहरों में अपनी सर्विसेज देने की योजना बना रहा है। वेइमो के अलावा दूसरे ड्राइवरलेस टैक्सी की बात करें तो जून 2022 में जनरल मोटर की क्रूज को सैन फ्रांसिस्को में कमर्शियल रोबो टैक्सी ऑपरेट करने के लिए अप्रूवल मिल गई है। और इसके अलावा चाइना में Pony.ai की ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी शेंजन, ग्वांगझोउ और बीजिंग जैसे शहरों में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और अपोलो गो, जिसकी पेरेंट कंपनी बाइडू है, वो वुहान और बीजिंग में अपनी ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी सर्विसेज चला रहा है। अमेजॉन की जूक्स को 2023 में कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स द्वारा अप्रूवल मिल चुकी है कि वो अपने ड्राइवरलेस रोबो टैक्सी को ओपन पब्लिक रोड में पैसेंजर्स के साथ टेस्टिंग शुरू कर सकता है। और टेस्ला भी अपनी रोबो टैक्सी का प्लान जल्द ही अनाउंस करने जा रही है। और दोस्तों, कमेंट में बताना कि और कौन कौन सी कंपनीज सेल्फ ड्राइविंग कार्स डेवलप कर रही है। इसी प्रकार चाइना ने ईहांग नामक एक कंपनी के ऑटोनोमस ड्रोन टैक्सी को कमर्शियल यूज के लिए ऑफिशियली मंजूरी दे दी है। इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए इन्फोसिस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।